Good morning. So today we are going to start a very new topic, a very basic topic, that what is type of estimate. And now in this lecture we will learn what is estimate, what are the data, different data which we need to calculate the estimate, and then the types of estimate, what are the various types of estimate which we do as a whole. So first of all, let me start with the estimation, that what is estimation and what are the data that we later on will see this. So what is estimate? In Hindi, if you want the word estimate is known as Prakalan. Prakalan is made up of the word pra धन आकलन, मतलब कि पहले से ही किसी चीज़ का आकलन करना, जिसको हम लोग बोलते हैं फोरकास्टिंग भी बोल सकते हैं। पर फोरकास्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो पहले जो होने वाली है और हम उसका अंदाज़ा पहले से ही लगा लें, जैसे वेदर फोरकास्टिंग होती है। तो लेकिन ये फोरकास्टिंग नहीं है, ये एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन का मतलब है कि जो खर्चा या जो आने वाला है, जो खर्चा आपके बिल्डिंग में, तो उसका हम एक एस्टिमेशन तैयार करते हैं कि कितना खर्चा उसका आएगा, बिकॉज उसी बजट से फिर हम काम करते हैं। जैसे सपोज दैट, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि लेट सपोज कि आपका बर्थडे है और आपका जो बजट है वो 2000 रुपये का है, लेट सपोज। तो 2000 रुपीज़ के हिसाब से ही आप खर्चा करोगे। तो आप जो खर्चा करेंगे वो आप 2000 रुपये के हिसाब से ही करेंगे। आपको पता है कि मेरे पास 2000 रुपये ही हैं, तो जो भी आप ऑर्डर देंगे किसी रेस्टोरेंट में जाके या किसी होटल में जाके, तो आपको पता है कि आपकी लिमिट क्या है, 2000। तो आपका मेन्यू भी उसी हिसाब से डिसाइड होगा। तो आप पहले से ही तैयार रहेंगे कि नहीं, मुझे इतना करना है खर्चा, इसके ऊपर नहीं, बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी। इसी तरीके से जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हमारे पास कितना पैसा है और हम कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि बिल्डिंग में कितना खर्चा होने वाला है। अब बिल्डिंग में खर्चा जब होने वाला है, कितना आपको पता करना पड़ेगा, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं कैसे आप उसको निकाल सकते हैं। तो उसमें हम जानते हैं कि एस्टिमेट क्या है। अब ये एक तो घर की बात है, लेकिन बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, हाईवेज़ होते हैं, रिफाइनरीज़ होती हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं, डैम्स होते हैं। तो ये इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कि आप इस चीज़ का आपको अनुमान लगाना ही पड़ेगा कि कितना खर्चा इस प्रोजेक्ट में होने वाला है, सो दैट कि वो बजट जो होता है या सरकार या कोई भी कंपनी जो बजट देती है, इट डिपेंड्स ऑन दी एस्टिमेट कि भाई कितना एस्टिमेट है, कितना खर्चा है उस पूरे प्रोजेक्ट में। तो इस तरीके से एस्टिमेट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग का, और ख़ास तौर पे ये प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कोई भी अगर प्रैक्टिसिंग सिविल इंजीनियर है तो उसकी जो पकड़ है, उसकी जो कमांड है इस सब्जेक्ट पे, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप फील्ड में बनना चाहते हैं सिविल इंजीनियर, देन यू हैव टू मेक श्योर कि आपको एक बहुत अच्छे से आपको एस्टिमेटिंग करना आती है, बिलिंग करना आती है, एनालिसिस ऑफ रेट्स आते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, सो एस्टिमेशन इज़ टू फाइंड आउट द नॉलेज or find out the exact amount of budget that are going to be spent on that project or that building. It may be fluctuate between 2 to 3%, 4%, but if it fluctuates more than 10%, then I think it is not a good estimate. So first of all, you have to be sure about the rates, be sure about the quantities, be sure about the specifications. Then only you can calculate the true or the correct estimate. Okay, so now what are the data that we want for estimate? आपको क्या क्या डेटा की ज़रूरत होगी जब आपको कोई भी एस्टिमेट निकालना है? तो सबसे पहला तो होगा कि आपके पास एक प्लान होना चाहिए आपके पास, कि जो हमारा बिल्डिंग बनने वाला है उसका प्लान क्या है। प्लान कह सकते हैं उसको, आप ड्राइंग कह सकते हैं, क्योंकि ड्राइंग में ही लिखा होगा कि उसके बीम्स, कॉलम,
प्लिंथ फाउंडेशन कितनी होगी, और उसी के हिसाब से आप फाउंडेशन भी फाउंडेशन में सीमेंट कंक्रीट होगी, सीमेंट स्टोन्स होंगे, तो वो सारी चीज़ें आप तभी निकाल सकते हैं जब आपके पास ड्राइंग हो कि विड्थ कितनी है फाउंडेशन की, डेप्थ कितनी है फाउंडेशन की, कॉलम की डायमेंशंस क्या हैं, बीम की डायमेंशंस क्या हैं, वॉल कितनी थिकनेस है वॉल की. सो दीज ऑल काइंड ऑफ नॉलेज और दीज ऑल काइंड ऑफ aspect is given in the drawing or plan. The next thing is specification. It is very important that what is specifications. So the second thing that you have to know is specification. Specification is like कि सपोज दैट आप बिल्डिंग बना रहे हो तो 2 मंजिला घर बहुत तरीके के हो सकते हैं. 2 मंजिल के घर में केवल आप का स्ट्रक्चर हो, सीमेंट की फ्लोरिंग हो और सिंपल हो. एक हो सकता है कि उसमें मार्बल हो, दीवार पे प्लास्टर बहुत अच्छा लगा हो, तो उसमें फर्नीचर्स और उसके जो सैनिटरी सिस्टम्स हैं वो बहुत अच्छे हों. तो आप चाहें तो 2 मंजिल के मकान में आप 10 लाख रुपए भी खर्च कर सकते हैं. 2 मंजिल के मकान में आप 4 लाख में भी बना सकते हैं, 6 लाख में भी बना सकते हैं. तो वो डिपेंड करता है कि आपके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, मतलब आप किस तरीके का काम करवाना चाहते हैं उस बिल्डिंग में. ऐसे ही आप बड़े प्रोजेक्ट्स हैं तो हाईवे है, तो वो हाईवे का क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या वो आरसीसी है, फ्लेक्सिबल पेवमेंट है, क्या वो रिजिड पेवमेंट है. अगर डैम है तो वो किस टाइप का डैम है, कितनी हाइट का डैम है, वहाँ पे मटेरियल कैसा लगना है. तो वो सारी चीज़ें होती हैं दैट कम्स अंडर द स्पेसिफिकेशन. बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि जो मटेरियल लगने वाला है उसका स्पेसिफिकेशन क्या है. दरवाज़ा सिंपल लकड़ी का भी हो सकता है, दरवाज़ा आपका शीशम का भी हो सकता है, बहुत अच्छे लकड़ी का भी हो सकता है. तो वो वहाँ पे कॉस्ट का फ़र्क आ जाएगा. तो ये कोई डायमेंशन नहीं है, ये स्पेसिफिकेशन की बात है कि आप किस तरीके का काम या किस तरीके का क्वालिटी आप चाहते हो उस एस्टिमेट से. नाउ थर्ड थिंग इज़ दी रेट्स, जो कि आपको एस्टिमेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी भी चीज़ की रेट आपको पता होना चाहिए कि उसकी रेट क्या है. आप किसी भी स्वीट शॉप पे जाएंगे तो स्वीट शॉप पे आप जाते हो तो मिठाइयाँ होती हैं, वो मिठाई 200 रुपये किलो भी होती है, 600 रुपये किलो भी होती है. बात यह है कि उसके अंदर कितना जो इंग्रेडिएंट लगाया है उसका रेट क्या है. अगर वो महंगा है तो वो मिठाई भी महंगी होगी, सीधी सी बात है, बहुत जनरल चीज़ है. ऐसे ही एस्टिमेशन के लिए अगर आप कोई भी स्पेसिफिकेशन आपको पता चल गया, आपको ड्राइंग पता चल गई, आपको मटेरियल पता चल गया कि कितना मटेरियल उसमें लगेगा, सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा, कोर्स एग्रीगेट कितना लगेगा, स्टोन कितने लगेंगे, तो वो सब के रेट आपको पता होना चाहिए. और इन सब के लिए रेट्स के लिए शेड्यूल ऑफ रेट्स स्टेट गवर्नमेंट PWD और सेंट्रल गवर्नमेंट CPWD, इनके बहुत लोकप्रिय हैं इनके स्पेसिफिकेशंस. बाकी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने शेड्यूल ऑफ रेट्स निकालती हैं, पर PWD CPWD का जनरली हम लोग लेके चलते हैं. तो इन CPW में शेड्यूल ऑफ रेट्स ये लोग जारी करते हैं हर साल 2 साल में, और उसमें ये लिखा होता है कि सैंड की कीमत क्या है, सीमेंट की कीमत क्या है, एग्रीगेट की कीमत क्या है. तो इससे आपको ज़्यादा मार्केट में ज़्यादा जाना नहीं पड़ता और आप उस किताब के हिसाब से अपना शेड्यूल ऑफ रेट्स के हिसाब से अपने रेट्स आप तय कर सकते हैं एस्टिमेशन के लिए. बिकॉज आफ्टर ऑल एस्टिमेशन इज नथिंग बट दी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर दैट इज गोइंग टू बी हैपन इन दैट प्रोजेक्ट. तो पैसे निकालने के लिए आपको रेट्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो फॉर एस्टिमेशन यू नीड प्लान, you need specifications, and you need rates, and rates came from schedule of rates. Okay, so these are the data that you need for the estimate. If you didn't have that data, I think you cannot calculate the estimate. Okay, now there are so many approaches to calculate the estimate. एक अप्रोच नहीं है, बहुत सारी अप्रोच हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एक्यूरेसी, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड कि आपको उस प्रोजेक्ट में किस तरीके का एस्टिमेशन चल सकता है. तो बहुत सारे तरीके के एस्टिमेट होते हैं. इसमें एक है प्रीलिमिनरी सर्वे और अप्रॉक्सीमेट
प्रीलिमिनरी सर्वे और अप्रॉक्सीमेट और एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट। प्रीलिमिनरी, यहाँ पे मैं सर्वे की जगह पे इसको मुझे एस्टिमेट करना चाहिए। प्रीलिमिनरी एस्टिमेट और अप्रॉक्सीमेट और एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट। ये व्हाट इज प्रीलिमिनरी एस्टिमेट? प्रीलिमिनरी एस्टिमेट वो एस्टिमेट है जो आप मोटा मोटी एक अप्रॉक्सीमेट आप जैसे कि पर मीटर लेंथ आपने जोड़ लिया कि भाई मान लीजिए 2 कमरों का मेरा घर है, 2 कमरों के घरों में 4 दीवारें, 4 मतलब कि अगर आप देखें तो 4 और जैसे जितनी दीवारें हैं सपोज दैट, तो उन दीवारों में जितना मीटर की वो दीवारें हैं, जितने मीटर वो रनिंग मीटर जिसको हम बोल सकते हैं, तो रनिंग मीटर की आपको कॉस्ट पता है, उसमें आपने वॉल्स का मल्टीप्लाई कर दिया तो सिंपली आपको एक रफली एक एस्टिमेट मिल जाता है कि भाई हाँ इतना 1 मीटर पर खर्चा आता है दीवार बनाने में, तो ये हो गया। फाउंडेशन का भी अपना मीटर का खर्चा होगा, वो अलग होगा दीवार से, क्योंकि जो फाउंडेशन की जो कॉस्टिंग होती है वो अलग होती है दीवार से, मशीनरी से। जैसे कि प्रीलिमिनरी एस्टिमेट है तो इसमें आप क्या करेंगे, ये होता है रनिंग मीटर पे जनरली डिपेंड। रनिंग मीटर का आप मल्टीप्लाई करते हो किससे? लेंथ ऑफ दी वॉल से या फिर नंबर ऑफ दी वॉल से, कि कितने वॉल्स हैं। मान लीजिए कि 4 मीटर की 4 दीवारें हैं, तो आपने उसको तुरंत कैलकुलेट कर लिया कि 1 मीटर का मेरा इतना खर्चा आएगा, तो 4 मीटर की 4 दीवारें हैं तो ये आ गया। जनरली ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स में आप कर सकते हैं इसको, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। Okay, now the second one is plinth area method. This is also a same approach like preliminary estimate, plinth area estimate और cube rate estimate. मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताऊंगा आपको इधर कि जो प्लिंथ होता है, सपोज दैट ये आपका मकान है पूरा, और हमेशा आप कभी भी, हम छोटे घरों में हमारे जो कॉलोनीज होते हैं वहाँ तो हम ऐसा करते हैं कि जो हमारा प्लॉट है हम पूरे प्लॉट पे बिल्डिंग बना देते हैं। लेकिन आपने कभी भी देखा होगा कि कोई बंगलो या कोई बहुत बढ़िया मकान अगर आप देखें या बढ़िया प्रोजेक्ट आप देखें तो पूरे एरिया पे कभी भी कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, कंस्ट्रक्शन थोड़े कम एरिया में होता है उससे। तो अगर मान लीजिए ये मेरा टोटल प्लॉट एरिया है और मैंने यहाँ पर बिल्डिंग बनाया है, ये मेरा कंस्ट्रक्शन है, ये एरिया मैंने गार्डन और गैरेज के लिए छोड़ के रखा हुआ है, दिस इज़ माई कंस्ट्रक्शन एरिया। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि भाई ये हमारा क्या है, प्लिंथ एरिया है। कुछ चीज़ें हैं जो हम इसमें छोड़ देते हैं, वरांडा है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम छोड़ देते हैं, प्लिंथ में नहीं लेते, पर जनरली आप मान के चलें कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है उसको आप बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है ये प्लिंथ एरिया है। तो प्लिंथ एरिया जितना है आप, क्योंकि जनरली जो प्लॉट होते हैं आप शहरों में 1000 स्क्वायर फीट या 1500 स्क्वायर फीट, तो वो एक जनरली ज़्यादातर देखें आप तो कॉमन ज़्यादा होते हैं। जैसे 1000 के आपको बहुत सारे प्लॉट मिल जाएंगे, 1500 के आपको बहुत सारे प्लॉट मिल जाएंगे। तो वो जब एस्टिमेट करता है तो वो देखता है कि आपका मकान है, तो हाँ मैंने पहले जो एस्टिमेट कर रखे हैं आप ही के जितने साइज़ के, उसमें कितना खर्चा आया था, तो वो उसके हिसाब से प्लिंथ एरिया कितना है आपका, कहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, और उसको कैलकुलेट करके वो आपको एक अंदाज़ा बता देता है। दीज टू एस्टिमेट, प्लिंथ एरिया मेथड एंड क्यूब रेट मेथड, आर बेसिकली द मेथड विच आर टोटली बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर और द एस्टिमेटर, कि वो कितना एक्सपीरियंस है और उसके पास के लोकेलिटी में क्या खर्चा हुआ था उसका, या क्या खर्चा होने वाला है, तो उसके बिहाफ पे वो आपका भी एस्टिमेट तैयार कर देता है। प्लिंथ में लेकिन वो केवल प्लिंथ एरिया, मतलब जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसी चीज को कंसिडर करता है, बल्कि क्यूब रेट में वो क्या करता है कि लेंथ ब्रेड्थ के साथ हाइट को भी कंसिडर करता है। फ्लैट की अगर आप बात करें तो फ्लैट में वो क्यूब एरिया मेथड काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या है, उसका हाइट भी कांस्टेंट होता है। मान लीजिए एक पूरी बिल्डिंग बनानी है तो वो हाइट उसकी यूनिफॉर्म है। अगर जनरली आप देखें तो जो घर होते हैं कॉलोनीज़ में वो भी 2 मंजिला 3 मंजिला कॉमन होते हैं,
ये सबसे कॉमन मकान है जो होते हैं, तो उनके बिहाफ पे जो कॉमन कंस्ट्रक्शन हो रहा है और वो जो एस्टिमेटर है वो कई एस्टिमेट कर चुका है उन सारे मकानों के, तो उसको एक मोटा मोटी अंदाज़ा होता है कि कितना खर्चा इसमें आने वाला है। ये दोनों प्रिलिमिनरी एस्टिमेट के ही पार्ट हैं, मतलब कि एक रफ एस्टिमेट है, ये कोई डिटेल्ड एस्टिमेट नहीं है। दूसरा है अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। जो अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड है, इट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ मटेरियल जो उसमें लगने वाला है, अमाउंट ऑफ मटेरियल है। उसके अलावा आप देखें तो आप देखें तो वही रनिंग मीटर वाला कंसेप्ट यहाँ पर भी चलता है कि कितना रनिंग मीटर उसका वॉल है। जनरली ये सारे एस्टिमेट आप देखें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस ही हैं इसमें ज़्यादातर। तो ये भी आपका देखें तो रनिंग मीटर कितना है, उसमें वॉल्स कितनी हैं, और उसी के आधार पर हम अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी निकाल देते हैं। जैसे कि प्रिलिमिनरी एस्टिमेट है, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट है, वैसा ही है अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड है। लेकिन जो फर्क आता है वो आपका आता है डिटेल्ड एस्टिमेट में। ये एक ऐसा एस्टिमेट है जिसमें आपको उस बिल्डिंग की हर एक कंपोनेंट्स के बारे में या हर एक कंपोनेंट की डायमेंशंस का और उस डायमेंशन पे आने वाला खर्चा आपको निकालना होता है। तो डिटेल्ड एस्टिमेट इज अ प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक एस्टिमेशन which we need to find out the exact amount or exact quantity of the material or the cost। तो सबसे पहले क्या है कि डिटेल्ड एस्टिमेट में आपको अप्रोच लेनी पड़ेगी डायमेंशंस के लिए, कि डायमेंशंस को हम कैसे, जैसे ड्राइंग आपको मिल जाएगी, सपोज दैट आपको एक ड्राइंग मिल गई, वो ड्राइंग आपकी, ये आपकी मान लीजिए ड्राइंग है, ये आपकी ड्राइंग है, ये आपकी ड्राइंग है। तो इसमें अब आपको इस मटेरियल का खर्चा निकालना होगा, इस पे कितना खर्चा आने वाला है, ये जो वॉल्स हैं आपकी, इस पे कितना खर्चा आएगा। तो आपको यहाँ पे इनकी डायमेंशंस को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी जाके आप उस डायमेंशन का वॉल्यूम निकाल पाएंगे और उस फिर वॉल्यूम को आप उनके रेट से मल्टीप्लाई कर पाएंगे, तभी आपको एक एग्जैक्ट अमाउंट आएगा, एग्जैक्ट खर्चा आएगा। तो ये जो आप डायमेंशंस निकालते हो, इसके दो मेथड्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर मेथड्स हैं, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड एंड सेंटर लाइन मेथड। सो दीज टू मेथड्स विल हेल्प टू फाइंड आउट द डिटेल्ड एस्टिमेट। तो इसमें हम लोग पूरा का पूरा एक डिटेल एस्टिमेट करते हैं और हर एक कंपोनेंट के डायमेंशंस को निकालते हैं। सेकेंड इज द रिवाइज्ड एस्टिमेट। एज द नेम सजेस्ट, रिवाइज्ड एस्टिमेट, रिवाइज्ड एस्टिमेट वो एस्टिमेट होता है जब आप का एस्टिमेट 5-10% से ऊपर चला गया। आपने सोचा तो था कि भाई मेरा खर्चा आएगा 3 लाख रुपए, लेकिन खर्चा आपका मान लीजिए कि 3.5 लाख आ गया, तो यहाँ पर जो एस्टिमेट हुआ वो आपको रिवाइज करना पड़ेगा कि भाई ये खर्चा ज़्यादा हो गया, तो यू हैव टू रिवाइज द एस्टिमेट। तो अगर आपका खर्चा 5% से ज़्यादा आता है तो आप क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं एस्टिमेट। उसके अलावा अगर कई बार ऐसा होता है कि आपका जो मटेरियल होता है उसकी भी कॉस्ट बढ़ जाती है। आपने जब शुरू किया तब सीमेंट का भाव कुछ और था, लेकिन जब आपने कंस्ट्रक्शन शुरू करके आप उसको बीच में आ गए तो फिर सीमेंट का भाव कुछ और हो गया। इस कंडीशन में क्या होगा, आपको रिवाइज्ड एस्टिमेट करना पड़ेगा। ओके, सेवेंथ वन इज द सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। नो, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट क्या है, कई बार ऐसा भी होता है कि आपने नहीं सोचा कि आपको बिल्डिंग में ये चीज़ करवानी है, या ये आपको कंपोनेंट जोड़ना है, या आपको ऊपर एक और माला बनाना है। तो क्या करते हैं कि जब आप जब देखते हैं कि यार नहीं, अब मुझे तो थोड़ा सा और काम करवाना है, एक्स्ट्रा आपको एडिशनल वर्क करवाना है, तो एडिशनल वर्क करवाने के लिए क्या होगा, फिर आपको सप्लीमेंट्री एस्टिमेट करना होगा फॉर एडिशनल वर्क।
आपने कुछ एडिशनल वर्क किया, कुछ और चीज़ें आपने जोड़ दी, तो फिर वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री रेट, उसमें सप्लीमेंट्री एस्टिमेट आपको करना पड़ेगा। ओके, एक और एस्टिमेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज एस्टिमेट, क्योंकि जब आप काम बढ़ाते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका एस्टिमेशन जो है वो बढ़ जाएगा, 5% 10% से ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपने बोला कि नहीं मुझे 2 स्टोरी की जगह 3 स्टोरी करवानी है, तो 3 स्टोरी करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो 5-10% से ज़्यादा हो जाएगा। तो जब अगर सप्लीमेंट्री एस्टिमेट होता है तो फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि रिवाइज एस्टिमेट भी हो। तो 6-7 के बाद आप एक और एस्टिमेट लिख सकते हैं जिसका नाम हो सकता है सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड एस्टिमेट। ओके, now last one is the annual repair or maintenance estimate. Now annual repair and maintenance estimate, as the name suggests, annual repair or maintenance estimate. Now annual repair क्या है, annual repair and क्योंकि कई आप देखेंगे, आपको खुद पता होगा कि 2-3 साल बाद, 1 साल बाद वो बिल्डिंग में कुछ मेंटेनेंस होता है। वो मेंटेनेंस क्या होता है, वाइट वॉशिंग है, सैनिटरी के जो कुछ पाइप हैं अगर मान लीजिए उसमें कुछ टूट फूट है, या आपका विंडोज़ डोर्स ओपनिंग्स में कुछ गड़बड़ है, आपको उसमें कुछ कोरोजन लग गया है। ओके, सो दीज ऑल काइंड ऑफ एस्टिमेट जो कि खर्चा उसमें आने वाला है मेंटेनेंस के लिए, आपको कोई टैक्स भरना है, आपको कोई कागज़ बनवाने हैं उस मकान के, तो वो सब क्या होगा आपका किस में आ जाएगा, एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस कॉस्ट में। मेंटेनेंस कॉस्ट में वो चीज़ आ जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं एनुअल रिपेयर। और जैसे कि कई बार मॉनसून में, बरसात में कई बार पानी भर जाता है तो मॉनसून डैमेज रिपेयर होता है, तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं एस्टिमेट, तो ये एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट में। तो ये सारे टाइप्स ऑफ एस्टिमेट हैं जो हम लोग करते हैं। एस्टिमेट, डेटा फॉर एस्टिमेट क्या है, प्लान। अब थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं एक बार। एस्टिमेट का मतलब क्या होता है कि आपको पता लगा लेना कि कितना खर्चा इस पूरे प्रोजेक्ट में आने वाला है, along with its dimensions, along with its total cost, कितनी कॉस्ट इसमें आने वाली है। वो कैसे निकालेंगे हम लोग, प्लान ड्राइंग से। ड्राइंग आपको होना चाहिए, स्पेसिफिकेशन आपको पता होना चाहिए किस स्पेसिफिकेशन का काम इस बिल्डिंग में होने वाला है, एंड रेट। रेट आपको कहाँ से मिलेगी, पीडब्ल्यूडी या सीपीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी का मतलब क्या होता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। हमारे शहर में जो काम होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, रोड वगैरह, वो पीडब्ल्यूडी करता है। अगर केंद्र है तो वो सेंट्रल पीडब्ल्यूडी करता है। तो शेड्यूल ऑफ रेट्स वो लोग जारी करते हैं और उन रेट के आधार पे हम एस्टिमेशन निकालते हैं। पहला एस्टिमेशन है प्रिलिमिनरी सर्वे। ये वो सर्वे है जो बहुत डिटेल नहीं होता, एक्यूरेट नहीं होता, अप्रॉक्सीमेट सर्वे होता है। जनरली आप लेंथ से निकाल सकते हो कितना मीटर का, 1 मीटर का खर्चा आएगा और कितने मीटर आपका कंस्ट्रक्शन है। प्लिंथ एरिया मेथड में आप लेंथ और ब्रेड्थ, कितने जगह पे आपका कंस्ट्रक्शन हुआ है, उस कंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपके लोकेलिटी में या उसने पहले जो एस्टिमेशन कर रखा है उसके आधार पे ही वो आपको एस्टिमेट करके दे देगा। वो कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करता। क्यूब रेट मेथड में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, इन तीनों को ही कंसिडर करता है। प्लिंथ में 2 डायमेंशंस को करता है कंसिडर, लेंथ और ब्रेड्थ को। क्यूब में 3 डायमेंशंस को कंसिडर करता है। क्यूब रेट मेथड इस लिहाज में प्लिंथ एरिया मेथड से ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड सेम है, फर्स्ट के जैसा ही है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, रनिंग मीटर लेंथ निकालते हैं कि 1 मीटर पे कितना खर्चा उसका आया था पहले, यहाँ पे कितना मीटर का दीवारें हैं, कितने मीटर का फाउंडेशन है, और वो एक अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी आपको दे देगा। डिटेल्ड एस्टिमेट होता है जिसमें कि आप बिल्डिंग के हर एक कंपोनेंट को, बीम, कॉलम, ओपनिंग्स, फाउंडेशन, डीपीसी, हर चीज़ का आप एस्टिमेशन निकालते हो। कैसे, पहले आप उसका डायमेंशंस निकालते हो, डायमेंशंस के बाद आप उसके मटेरियल जो उस डायमेंशन के अंदर लगा, सपोज दैट बीम है तो बीम के अंदर आपने सीमेंट भी लगाया, कंक्रीट भी लगाया, सैंड भी लगाया, कोर्स एग्रीगेट भी लगाया, आरसीसी भी लगाया, तो वो पाँचों का आपका कितना क्वांटिटी हुआ, क्वांटिटी को आप जब रेट से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू कैन गेट दी होल अमाउंट। तो डिटेल्ड एस्टिमेट आप ऐसे निकालते हैं। डायमेंशंस के लिए हम लोग 2 अप्रोचेस का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, एक है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड और एक है आपका सेंटर लाइन मेथड।
फिर है आपका रिवाइज एस्टिमेट। अगर आपका एस्टिमेशन 5% से ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम रिवाइज एस्टिमेट करते हैं। अगर आपके मटेरियल महंगे हो जाते हैं, जो आपने खर्चा किया, जो आपने मटेरियल लगाया है उसमें, सपोज दैट सीमेंट है, सैंड है, उसकी कीमत अगर बढ़ जाती है जिससे कि आपका एस्टिमेशन 5% से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप क्या करते हैं, रिवाइज एस्टिमेट करते हैं। उसके बाद है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। अगर आपने मकान में कोई काम था जो आप पहले नहीं चाहते थे करवाना, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो आपने उस काम को एक्स्ट्रा ऐड करवाया। जब आप एक्स्ट्रा ऐड करवाते हो तो आप उसको बोलते हो सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। कई बार ऐसा होता है कि जब आप ऐड कराते हो तो रिवाइज्ड एस्टिमेट भी आपको करना पड़ता है, क्योंकि कॉस्ट भी बढ़ जाती है, कोई और काम करवाएंगे। तो सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड एस्टिमेट भी एक एस्टिमेट होता है। 8th इज एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टिमेट। इसका मतलब होता है सिंपल कि आपका जो भी खर्चा है, टूट फूट हुआ है उस मकान में, पेंट करवाना है, वाइट वॉश करवाना है, बारिश के कारण से कुछ खराब हो गया, डोर्स विंडोज़ में कुछ खराबी हो गई, या आपके रूफ में कुछ टूट फूट हो गई, या आपके ड्रेनेज सिस्टम में कुछ टूट फूट हो गई, तो कोई भी रिपेयर अगर आपको कराना है तो वो चीज़ आएगी आपकी एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट में। सो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ एस्टिमेट विच वी हैव टू keep in our mind, and later on we will see कि प्लिंथ एरिया मेथड आपका कैसे आप प्लिंथ एरिया मेथड निकालते हो। कुछ न्यूमेरिकल्स इस पे आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल प्लिंथ एरिया मेथड पे आते हैं। इसके अलावा डिटेल्ड एस्टिमेट पर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। तो प्लिंथ एरिया मेथड और डिटेल्ड एस्टिमेट आपको क्यूब रेट मेथड पे भी आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, अक्सर पूछा जाता है। सो प्लिंथ एरिया मेथड, क्यूब रेट मेथड और डिटेल्ड एस्टिमेट, ये तीनों के न्यूमेरिकल भी आपको करने चाहिए। आगे के वीडियोस में इस चीज़ को हम डालेंगे, प्लिंथ एरिया पे न्यूमेरिकल, डिटेल्ड एस्टिमेट पे और क्यूब रेट पे। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।